फर्स्ट एग्जाम्पल देखें। बहुत सिंपल एग्जाम्पल से चलते हैं। एक वेक्टर ए है, टू आई कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, और एक वेक्टर बी है इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। बस हमें अक्सर ये जो कंसेप्ट पढ़ा है उसको यहाँ पर एनालाइज करना है। देन कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, सेकेंड पार्ट है यूनिट वेक्टर ऑफ ए, थर्ड पार्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। करते जाओ। फोर्थ पार्ट है यूनिट वेक्टर ऑफ बी वेक्टर। फिफ्थ पार्ट है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सिक्स पार्ट है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सेवेंथ पार्ट है ए वेक्टर प्लस 2 टाइम ऑफ बी वेक्टर। एट्थ पार्ट है मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ताकि सब कंसेप्ट एक बार रिवाइज हो जाए। नाइन्थ पार्ट है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर। टेंथ पार्ट है कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा, मतलब डायरेक्शन कोसाइन, कॉस ऑफ गामा ऑफ ए वेक्टर। 11th पार्ट है cos of alpha cos of beta and cos of gamma of a vector plus b vector। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला पार्ट, जैसा मैंने डिस्कस किया था, मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है मैग्नीट्यूड फाइंड करने का। कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर, सबको याद है? तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, फटाफट मुझे आंसर बताते जाओ। प्लस के का कोफिशिएंट है -1, इसका स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो आंसर। 14 है कि नहीं? सर रूट 14। 13, हाँ सॉरी, फटाफट करते जाओ। 13 यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर ए वेक्टर का निकालना है। तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन थी वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर मेरे पास है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड √13। थर्ड पार्ट है सर 14 ही आएगा, 13 नहीं आएगा।
कितना, ये कितना 9 हो गया। हाँ 14 आएगा बेटा, सही बोल रहा है। फोर्टीन। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। आई का कोफिशिएंट 1 है तो 1 स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 1 है तो 1 स्क्वायर, कोफिशिएंट 2 है, आएगा √6। कैलकुलेशन चेक करते जाना और फटाफट करते जाओ। फोर्थ, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो डेफिनेशन पता है मुझे, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये आ जाएगा आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाई √6। सिमिलरली फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो फिफ्थ पार्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मैंने बताया था कि आई के कोफिशिएंट ऐड हो जाते हैं जे के। तो कितना आई वाला हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप, और के वाला कितना है -k प्लस 2k, तो +k कैप। अब सिक्स पार्ट है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो सिक्स पार्ट में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर करें तो 2i माइनस आई, तो i कैप, और 3j माइनस जे, तो 2j। कैलकुलेशन चेक करते जाना बेटा। और ये -k और -2k -3k। कैलकुलेशन ठीक है। सेवेंथ पार्ट, सेवेंथ पार्ट में ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, मतलब बी वेक्टर को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दूं फिर ए के साथ ऐड करूं। तो बी को 2 के साथ ऐड करूंगा तो ये 2i कैप हो जाएगा, तो 4i कैप हो गया, प्लस हो जाएगा 2j कैप प्लस 3k जे कैप, तो 5j कैप। कैलकुलेशन चेक करते जाना। यहाँ हो जाएगा 4 और ये -1, तो प्लस 3k कैप। एट्थ पार्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मेरे पास है, ये निकाल चुके हैं। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड होता है कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 16। कितना हुआ, जल्दी बोलो। 26। ये हो गया 16 और 9, 16 और 9 तो 25, और एक 26 5। एट्थ हो गया। अब एट्थ के बाद नाइन्थ पार्ट है ए वेक्टर और बी वेक्टर का, जो नया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर के लिए हमें पता ही है, हमें निकालना है ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर, ये एक नया वेक्टर है, और इसका क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो ये वेक्टर हमारे पास है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप डिवाइड बाई √26। टेंथ पार्ट की बात करें, टेंथ पार्ट में उन्होंने बोला है कि जो ए वेक्टर है उसके डायरेक्शन कोसाइन चाहिए हमें। तो मैंने बताया था किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं तो उसका क्या कैलकुलेट कर लो, यूनिट वेक्टर कर लो।
और ए का यूनिट वेक्टर में हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये ए का यूनिट वेक्टर है। तो ए के यूनिट वेक्टर में जो आई का कोफिशिएंट होगा वो कॉस अल्फा देगा। तो कॉस अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/√14। और कॉस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो जे का कोफिशिएंट होगा यूनिट वेक्टर में, तो जे का कोफिशिएंट 3/√14। और कॉस गामा के का कोफिशिएंट, और ये -1 है के डिवाइड बाई √14, √14। फिर हमें बताना है डायरेक्शन कोसाइन जो है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। तो ए प्लस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर देखें, तो ए प्लस बी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो ये है। और यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट ही क्या बताते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बताते हैं। तो यहाँ पर कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, इसके लिए कॉस अल्फा हो जाएगा 3/√26। और कॉस बीटा क्या हो जाएगा इसका, कॉस बीटा जो होगा वो जे का कोफिशिएंट होगा, 4/√26। और कॉस गामा जो होगा वो के का कोफिशिएंट होगा 1/√26। तो क्या इतनी बातें समझ में आएंगी, बेसिक क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ताकि हमारे जितने कंसेप्ट हमने पढ़े हैं वो रिवाइज हो जाएं। एडिशन कैसे करते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, और डायरेक्शन कोसाइन वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हमें यहाँ पर लर्न करना था। मैथमेटिकली कंसेप्चुअली तो हम डिस्कस कर चुके हैं, मैथमेटिकली भी हमें कैसे करना है वो क्लियर है बेटा, यस नो? आगे बढ़े, चल यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को कंफ्यूजन हो तो अभी बोल देना। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, ध्यान से देखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यदि मैं बात करूं, एक वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर है, वो है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, ये एक वेक्टर है। फाइंड फाइंड फर्स्ट पार्ट है प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर along x एक्सिस। सेकेंड पार्ट है पूरा वही, प्रोजेक्शन ऑफ ए along y एक्सिस। और थर्ड पार्ट है प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए along z एक्सिस। जल्दी बताओ फर्स्ट पार्ट का आंसर। सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट का आंसर जल्दी बोलो। प्रोजेक्शन का मतलब उस वेक्टर का कंपोनेंट एक्स के लॉन्ग, तो एक्स के लॉन्ग वाला कौन सा रिप्रेजेंट करता है बेटा, एक्स के लॉन्ग रिप्रेजेंट करता है जो कोफिशिएंट किसका होता है, आई का, राइट। और वाई के लॉन्ग वाला कौन रिप्रेजेंट करता है, जो कोफिशिएंट कहाँ का होता है, जे वाला। और के लॉन्ग कौन रिप्रेजेंट करता है कंपोनेंट, जो कोफिशिएंट किसके लॉन्ग हो, के लॉन्ग। तो ये कंपोनेंट का कंसेप्ट है। तो हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, तो फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है कि इस वेक्टर का एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट क्या है। तो एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड की बात करूं तो एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट हो गया 3, और वेक्टर के फॉर्म में बात करूं तो 3i कैप। सिमिलरली सेकेंड पार्ट, जे के लॉन्ग कंपोनेंट बोलो, 4 तो मैग्नीट्यूड है और जे के लॉन्ग ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही थर्ड, बस टर्म पता होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आपने प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग एक्स तो आपको पता ही ना
कि प्रोजेक्शन में मतलब होता क्या है, तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो माइनस के कैप। तो मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड है आपका 3, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 4, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। और डायरेक्शन कहाँ है, माइनस जेड एक्सिस, निगेटिव का मतलब माइनस जेड एक्सिस। क्लियर, यस और नो, जल्दी बोलो। बिल्कुल सिंपल सिंपल से एग्जांपल हैं। टर्म क्लियर है, प्रोजेक्शन का मतलब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, हमारे पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, ये फोर्स ही मान लो, ये फोर्स वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 यूनिट। और ये एक्स एक्सिस है, और उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी वो वाई एक्सिस है, और ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो अब यहां पर बताना है कंपोनेंट, कंपोनेंट या फिर प्रोजेक्शन, एक ही बात होती है, प्रोजेक्शन, कंपोनेंट या फिर प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स वेक्टर along x एंड y एक्सिस। तो मैंने बताया था रिजॉल्व करना, जल्दी बोलो। यस सर। क्या, कैसे रिजॉल्व करोगे बोलो। मैंने बोला था जिसके साथ एंगल बनाता है वो कंपोनेंट कौन सा वाला होता है। cos थीटा सर पाई√3/2। बिल्कुल। तो क्या एक्स के लॉन्ग वाला जो कंपोनेंट होगा, एक्स के लॉन्ग वाला कंपोनेंट होगा 5 cos 30 डिग्री। और cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, यही होता है ना, along x एक्सिस। अच्छा, कंपोनेंट along y एक्सिस कौन सा कंपोनेंट होगा, उसके परपेंडिकुलर होता है साइन वाला। तो 5 sin of 30 डिग्री कितना हो जाएगा 5/2। तो बिल्कुल मीनिंग क्लियर होना चाहिए हर टर्म का, इसलिए बिल्कुल बेसिक एग्जांपल उठा रहा हूं अभी। एक्सिस कंपोनेंट का मतलब ये प्रोजेक्शन, एक ही बात होती है। यहाँ पर भी मैंने बोला था प्रोजेक्शन फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर ये वाला जो सेकेंड एग्जाम्पल था, ये सेकेंड एग्जाम्पल था, ये थर्ड एग्जाम्पल है, और ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। तो यहाँ पर जो सेकेंड एग्जाम्पल में हमने पूछा था कि प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ बी ए अलोंग वाई एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग जेड एक्सिस, तो उसका मतलब भी क्या होता है, कंपोनेंट ही होता है। लेकिन ये वाला ऑलरेडी कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा था, इसलिए इसको तुरंत देख लिया और यहाँ पर इस पे रिजॉल्व कर लिया। सोच लो, जल्दी बताओ, कोई कंफ्यूजन है बेटा, क्लियर है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, ध्यान से देखना। अब आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए। फोर्थ एग्जाम्पल, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट में लेट से एक फोर्स ये लग रहा है F1 5 न्यूटन, एक फोर्स ये लग रहा है 2 न्यूटन,
ये एंगल जो है वो 45 डिग्री, एक फोर्स इधर लग रहा है 1 न्यूटन, ये F2 है और ये F3 है, और एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ F4 इज इक्वल टू 6 न्यूटन, और एक फोर्स नीचे लग रहा है F5 इज इक्वल टू 4 न्यूटन, और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। फाइंड फाइंड नेट फोर्स वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में रिजल्टेंट फोर्स लिखना है। नेट फोर्स का मतलब होता है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट, नेट का मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट। मतलब इन ये यहाँ पर 5 फोर्सेस गिवन है, 5 फोर्सेस को रिप्लेस करके एक सिंगल फोर्स बनेगा, उसका वैल्यू क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। जो फोर्सेस एक्सिस के अलोंग है, यहाँ पर नोट लिखते जाओ, हमें करना क्या होता है, नोट या कंसेप्ट। द फोर्सेस, ये चीजें आपको याद रखनी है। द फोर्सेस, या फिर बात करें वेक्टर की, वेक्टर ही है। वेक्टर्स आर along given axis, गिवन एक्सिस, जो गिवन एक्सिस के along है उनमें उनको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। गिवन एक्सिस नो नीड टू रिजॉल्व, नो नीड टू रिजॉल्व। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, द फोर्सेस या वेक्टर, बहुत यहीं से बेस स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल फिजिक्स का समझ लेना, क्योंकि ये बहुत फोर्स रिजॉल्व करना पड़ेगा, वेलोसिटी रिजॉल्व करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो इसमें बहुत मतलब फ्रिक्वेंट होना चाहिए। द फोर्सेस या फिर वेक्टर, vectors which are not along the given axis, which are not along the given axis, then we have to resolve it. Then we have to resolve it. Resolve it. तो ये आपको 2 पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि इनके बिना आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब सॉल्यूशन पे आते हैं, ध्यान से देखना। अब सॉल्यूशन पे आए तो इसमें से जरा देख के बताओ कौन कौन से फोर्सेस एक्सिस के अलोंग ऑलरेडी हैं। बताओ कौन कौन से हैं। कौन कौन से हैं, जल्दी बोलो। तो 1 को छोड़ के सारे। हाँ, 1 को छोड़ के सारे के सारे हैं, तो सिर्फ हमें कौन से रिजॉल्व करना पड़ेगा? 1 को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो 1 को रिजॉल्व करूं तो 1 वाले का इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा? F1, F1 का इधर कंपोनेंट F1 cos 45 डिग्री आएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 5/√2। और ऊपर वाला कंपोनेंट कितना आएगा? F sin 45 डिग्री, F1।
तो इसका वैल्यू भी कितना रहेगा 5/√2। और जो ऑलरेडी हैं उनको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इधर ऑलरेडी कौन सा था, F2 ऑलरेडी था, तो F2 को वैसे ही रख देते हैं 2 न्यूटन। और इधर क्या था, F4 था, उसको भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, F4 इज इक्वल टू 6 न्यूटन। और इधर 1 न्यूटन का था, तो F3 इज इक्वल टू 1 न्यूटन। और इधर जो था वो F5 इज इक्वल टू 4 न्यूटन। तो हमने जो नहीं था उसे रिजॉल्व कर लिया। अब क्या करते हैं, कन्वेंशन होता है। तो एक पॉइंट तो ये निकल के आया था, एक कन्वेंशन वाला पॉइंट होता है। कन्वेंशन क्या होता है कि पॉजिटिव एक्सेस के अलोंग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस या फिर पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये कन्वेंशन है हमारा और कुछ नहीं, या फिर पॉजिटिव जेड एक्सिस, उसके अलोंग की डायरेक्शन को क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव। और नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव जो भी एक्सिस हैं उनके अलोंग की डायरेक्शन को क्या एज्यूम करके चलते हैं, नेगेटिव। तो अब यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखें तो एफ नेट या रिजल्टेंट वेक्टर। तो एक्स वाले पहले लिख लेते हैं, तो +5/√2, प्लस क्यों रखा है, क्योंकि पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग है, और +2, F2 भी पॉजिटिव है, और -F3 क्योंकि वो नेगेटिव है। तो ये क्या हो गया, आई कैप के लॉन्ग, प्लस वाई कैप के लॉन्ग, +5/√2 पॉजिटिव वाई के लॉन्ग है, और +6 जो F4 है वो भी पॉजिटिव के लॉन्ग है, और -F5 मतलब 4 ये नेगेटिव है, तो जे कैप। बाकी इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो यही आपका क्या हो जाएगा, नेट फोर्स वेक्टर आ जाएगा या नेट रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। बाकी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। और एक नया वेक्टर आया, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहो मैग्नीट्यूड निकालो, डायरेक्शन कोसाइन निकालना चाहो डायरेक्शन कोसाइन निकालो, यूनिट वेक्टर निकालना है यूनिट वेक्टर निकालो। जो भी आप कैलकुलेट करना चाहते हो सारा कुछ क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्या रिजॉल्व करना है, जल्दी बोलो, यस और नो। चलो आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 5, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 5 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर जो है सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूँ, वो है 3। और एंगल बिटवीन वेक्टर थीटा जो है वो है 30 डिग्री। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर एंड अल्फा एंड बीटा। और अल्फा बीटा का वही यूजुअल मीनिंग है जो हमने डिफाइन किया था। अल्फा है एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर विथ वेक्टर ए, और बीटा है एंगल मेड बाय वेक्टर बी विथ वेक्टर बी, रिजल्टेंट वेक्टर विथ वेक्टर बी। सॉल्यूशन जल्दी बताओ, फॉर्मूला याद है एडिशन का, मैग्नीट्यूड पता है तो, R इज इक्वल टू √ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर +2ab कॉस ऑफ थीटा। डायरेक्ट वैल्यू रखते जाओ, फॉर्मूला इसलिए नहीं बोला था, रट्टा मार लेना इसको। ए स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर 9
प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और कॉस ऑफ 30 डिग्री आर इज इक्वल टू रूट ओवर, ये कितना हो गया 25 प्लस 9 34 प्लस 30 क्या बेटा 30 √3/2 और कॉस सर 30 34 प्लस 30/2 ही होगा ना? बेटा आवाज नहीं आई, फिर से बोलो। यही जो मैंने लिखा ठीक है कि नहीं है, यस और नो? इस ठीक है, ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये तो पहला पार्ट हो गया मैग्नीट्यूड का। अल्फा बताया था मैंने 10 इनवर्स, और अल्फा ए के साथ है तो ए यहाँ पर अकेले आएगा और यहाँ पर बी कॉस थीटा आएगा, बाकी वैल्यू आप निकाल लेना। और यहाँ पर क्या आएगा बी साइन थीटा। तो जब वैल्यू रखेंगे तो 10 इनवर्स बी का वैल्यू है 3, तो 3 इंटू 1/2 साइन 30 डिवाइड बाई ए कितना है 5 प्लस 3 और कॉस 30 √3/2। बाकी सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है, नहीं हो तो ऐसे ही छोड़ देना। बीटा इज इक्वल टू, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ ये फॉर्मूले वगैरह आपको याद है कि नहीं। बीटा था बी के साथ, बी के साथ है तो बी यहाँ अकेले आएगा और यहाँ ए कॉस थीटा होगा और यहाँ पर ए साइन थीटा होगा। अब वैल्यू पुट कर देना है तो 10 इनवर्स यहाँ पर ए मतलब 5 1/2 और यहाँ पर बी मतलब 3 प्लस 5 √3/2। सिंप्लीफाई हो जाए तो ठीक, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देना। ये क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बोलो, फॉर्मूले वगैरह याद हैं? यहाँ पर रिजल्टेंट के लिए ये फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं एडिशन में। अल्फा विथ एक्स विथ रिजल्टेंट का है ए के साथ, बीटा है रिजल्टेंट का विथ बी वेक्टर के साथ। ये हम डिस्कस कर चुके हैं सेकेंड लेक्चर में, जब एडिशन ऑफ वेक्टर हमने डिस्कस किया था ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 6 की बात करें। एग्जाम्पल 6 से पहले थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं उस रिजल्ट को, एक बार और थोड़ा सा हल्का सा एनालाइज कर लेते हैं। हमारे पास रिजल्टेंट आया था r इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। यदि मैं इसकी बात करूं इस रिजल्ट की, तो यदि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, और थीटा का वैल्यू 0 डिग्री का मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, ये मतलब होता है। तो इस केस में जो रिजल्टेंट का वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम आएगा और वो ए प्लस बी के बराबर होगा, चाहे रख के देख लो वैल्यू, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा और cos 0 का वैल्यू 1 होगा
तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और रूट लिया है तो a प्लस बी के बराबर आएगा। और सेकेंड पॉसिबिलिटी की बात करूं, जब आपका थीटा 90 डिग्री है, इसका मतलब है, यहाँ पर इसका मतलब था ए वेक्टर इज पैरेलल टू वेक्टर बी, और यहाँ पर देखूं, इसका मतलब हुआ ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के। मतलब यदि ये ए वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर टू जो होगा वो बी वेक्टर होगा। तो इस केस में cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रूट के अंदर सिर्फ r इज इक्वल टू रूट ओवर cos वाला टर्म 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये रिजल्ट डायरेक्टली आप याद कर सकते हो, इसलिए लिखवा दे रहा हूँ। थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है, मतलब कहने का कि जो ए वेक्टर है वो एंटी पैरेलल है बी वेक्टर के। मतलब यदि ए वेक्टर फॉरवर्ड है तो बी वेक्टर उसके अपोजिट है, बी वेक्टर उसके अपोजिट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 180 का वैल्यू -1 होता है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, या b माइनस ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर r का मिनिमम मैग्नीट्यूड आएगा, और वो मॉड ऑफ a माइनस बी भी लिख सकता हूँ, वो इसके बराबर होगा। तो ये छोटे से रिजल्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए, ये डायरेक्टली फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हो आप। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, जल्दी बोलो, रख के देख लो वैल्यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 6। हमारे पास जो गिवन है वो है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वो बराबर है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के, और वही है रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर, सबका मैग्नीट्यूड बराबर है। और जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर का एडिशन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का एडिशन है। देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्वेश्चन क्लियर है? मैं देता हूं 1 मिनट, जल्दी से सोचो और बताओ, मुझे आंसर चाहिए। Sir, 45. सोच लो, गड़बड़ है। जल्दबाजी नहीं, सोच समझ के आंसर दो।
देखो ठीक से देखना, क्वेश्चन को अप्रोच करने की यार टेक्निक आनी चाहिए, कंसेप्ट रिवाइज करना है बार बार। नोट्स को मैंने बोला कम से कम 8-10 बार पढ़ो उनको अच्छे से, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। देखो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। अब तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर होने का मतलब ये है कि यदि ट्रायंगल लॉ देखूं तो ट्रायंगल लॉ में दो वेक्टर का एडिशन थर्ड के बराबर होता है। तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से देखो तो मैग्नीट्यूड बराबर होने का, इन तीनों के मैग्नीट्यूड बराबर होने का मतलब क्या है, उस ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर होना। यदि ट्रायंगल लॉ से सोचूं मैं, उस ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर होनी चाहिए। तो सॉल्यूशन देखना, मैं वैसे भी करके दिखा दूंगा थ्योरेटिकली फॉर्मूले से, लेकिन एक सोचने का तरीका। यदि मैं बात करूं, यदि ट्रायंगल लॉ से भी देखूं, तो यदि तीन वेक्टर हैं भाई, एक आर वेक्टर है, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, तो अब तो तीनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तीनों का मैग्नीट्यूड मतलब तीनों की लेंथ सेम होना चाहिए। तो तीनों की लेंथ ये सेम होगी। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम क्या है, आर वेक्टर। तो ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि ए वेक्टर एक का हेड दूसरे की टेल से ज्वाइन हो, तो ए वेक्टर बी वेक्टर का ये हो गया, ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर की टेल से ज्वाइन है। तो रिजल्टेंट जो होगा वो फ्री टेल से फ्री हेड की तरफ होगा। तो इसका फ्री टेल तो ये हो गया ए का, और बी का फ्री हेड ये हो गया। तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ये वेक्टर जो होगा ये क्या होगा, आर वेक्टर होगा। ये क्या होगा, आर वेक्टर होगा। और बोला है कि मैग्नीट्यूड सबका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और आर का मैग्नीट्यूड सेम। तो तीनों साइड का लेंथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब तीनों साइड का यदि लेंथ सेम होगा तो बेटा, तीनों साइड का यदि लेंथ सेम है तो ये एंगल कितना होगा, जल्दी बोलो। ये 60 डिग्री होगा, और ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। और ये एंगल कितना होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, जल्दी बोलो यस और नो में आंसर दो। यस सर। Yes, sir. गुड। अब मैंने बताया था कि एंगल बिटवीन वेक्टर किसे बोलते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर बोलते हैं ए और बी के बीच का निकालना है। तो एंगल बिटवीन वेक्टर का कंसेप्ट बताया था मैंने कि यदि हम वेक्टर की टेल को टेल से ज्वाइन करें, तो ए वेक्टर ये है, तो ए वेक्टर ये है, तो ए वेक्टर का टेल ये है, और ए वेक्टर की टेल को बी वेक्टर की टेल से ज्वाइन करूं तो बी वेक्टर का डायरेक्शन ये है इधर, तो ये बी वेक्टर है। तो टेल से टेल ज्वाइन कर दिया मैंने। अच्छा, टेल से टेल ज्वाइन किया मतलब कहने का ये जो एंगल होगा, मैंने ए को आगे बढ़ा दिया है, तो ये जो एंगल है ये तो है आपका 60 डिग्री। तो बेटा ये वाला एंगल कितना होगा, जल्दी बोलो, 120 डिग्री। और एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होता है, जो टेल टेल के बीच में स्मॉलर एंगल होता है वही एंगल बिटवीन वेक्टर होता है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल तो बिगर एंगल है, और ये वाला एंगल जो है क्या है, ये स्मॉलर एंगल है, और ये स्मॉलर एंगल है। तो एंगल बिटवीन वेक्टर क्या हो गया, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या हो गया बेटा, 120 डिग्री। बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी बोलो। एक बार यस और नो बोलो यदि समझ में आ गया तो। नहीं आया तो मैं दोबारा कोशिश कर सकता हूं, जल्दी बताओ। तो ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। अच्छा, सेकेंड मेथड हम फॉर्मूले से चलें। अब ये तो मैंने ट्रायंगल लॉ का यूज करके विजुलाइज करके किया है। यदि सेकेंड मेथड की बात करूं, उसको भी गौर से देख लो। सेकेंड मेथड से भी आप कर सकते हो बड़े आराम से। भाई क्या है
कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड सब सेम है, सब क्या है, इक्वल है। तो लेट से वो है स्मॉल एम के बराबर। अच्छा, ये एज्यूम कर लिया हमने। अच्छा, एम एज्यूम कर लिया, और मुझे पता है बेटा कि जो आर होता है, रिजल्टेंट होता है, वो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पर आर का वैल्यू भी कितना है, एम है। ए का वैल्यू भी कितना है, एम है। सब सेम है ना, सबका मैग्नीट्यूड। तो ये एम स्क्वायर, ये भी एम स्क्वायर, यहाँ पर 2ab मतलब 2m इंटू एम मतलब 2m स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। तो यहां से ये क्या हो गया, -1 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। तो इसको ले सकता हूं, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2, और इसका मतलब होता है कॉस थीटा का वैल्यू 120 डिग्री। याद रखना, कॉस थीटा का वैल्यू -120 डिग्री है, तो एंगल का वैल्यू कितना होगा, -1/2 है, तो एंगल का वैल्यू होगा 120 डिग्री। तो ये मैथमेटिकली भी आ गया और वहां पर हमने लॉजिकली भी समझ लिया है। जल्दी बोलो। यस सर। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? No, sir. गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक वेक्टर ए है और ए का जो मैग्नीट्यूड है वो है m, और एक वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड है 4m। 4m और मैग्नीट्यूड है 4m, और जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर जो है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का सम है, इन दो का एडिशन से आता है। और रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर जो है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं, वेक्टर आर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर है। देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एक बार फटाफट ट्राई करो, करो ट्राई जल्दी से। क्वेश्चन समझो अच्छे से क्या बोल रहा है, और वैसे ही जो फॉर्मूला गिवन चीजें आपने पढ़ी हैं उनको यूटिलाइज करके फाइंड करने की कोशिश करो। क्योंकि मैं तो सॉल्व करता रहूंगा, तो मेरे सॉल्व करने भर से थोड़ा ना काम चलने वाला है, तुम्हें आना चाहिए। एक बार ट्राई करो, बाकी मैं सॉल्व करके तो दिखाऊंगा ही। जैसा बोल रहा है वैसा करने की कोशिश करो। और भाई, क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है, क्वेश्चन समझ में आ गया वैसा ड्रॉ करो, उससे विजुलाइज होगा। अब जो लर्न किया है वही अवेलेबल टूल्स हैं आपके पास, उनको फिट बिठाने की कोशिश करो, यही तरीका होता है। ऐसे ही जब एक प्रैक्टिस बन जाएगी तो क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। और यही थ्योरी याद करने का तरीका है, यही कंसेप्ट याद करने का तरीका है। तो क्वेश्चन पढ़ो और जो जो कंसेप्ट लर्न किए हैं उनको फिट बिठाने की कोशिश करो, कौन सा फिट बैठेगा इसमें सिचुएशन के हिसाब से।
अच्छा देखो, मुझे तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। यहां बोला है जो आर वेक्टर है ना, वो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के। आर वेक्टर जो परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर है, और जो आर वेक्टर ए वेक्टर से एंगल बनाता बनाता था ना, अल्फा के बारे में हमने पढ़ा था। अल्फा जो था वो क्या था? एंगल मेड बाई, एंगल मेड बाई वेक्टर ए, सॉरी, एंगल मेड बाई आर वेक्टर, एंगल मेड बाई आर वेक्टर विथ। तो बेटा कोई ऐसे सपना नहीं आएगा। आप ये देखो, क्वेश्चन पढ़ो, और हमारे पास है क्या 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 इंफॉर्मेशन है, कौन फिट बैठ रहा है, विथ ए वेक्टर है। तो हमने देखा था टेन अल्फा, और टेन अल्फा का वैल्यू था ए के साथ बना रहा होता है एंगल, तो ए यहाँ अकेले आता है, और यहाँ पर बी आएगा कॉस थीटा। याद आया कि नहीं याद आया? रिलेट करने की कोशिश करो। और यहाँ आएगा बी साइन थीटा। मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मुझे इसके बारे में पता है, अल्फा के बारे में पता है। क्योंकि यहाँ पर बोल दिया है कि जो परपेंडिकुलर है, मतलब अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू कितना दे रखा है, जल्दी बोलो क्वेश्चन के हिसाब से। क्या दे रखा है बेटा, क्वेश्चन से देख के बताओ। अल्फा का वैल्यू दे रखा है 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना ए से आर। जल्दी बोलो। अब Yes, sir. हाँ, और टेन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये पता ही होगा आपको। टेन 90 डिग्री का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड या टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और यदि टेन 90 डिग्री का वैल्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि जो एक्सप्रेशन है, मतलब इसका वैल्यू कितना है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी। मतलब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और ये इन्फिनिटी होना है, तो जो डिनोमिनेटर है वो कहाँ टेंड करना चाहिए, वो कितना हो जाना चाहिए, जीरो के बराबर हो जाना चाहिए, तभी ये इन्फिनिटी टेंड करेगा। तो ए प्लस बी कॉस थीटा क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। अब यदि ये जीरो हो जाएगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए बेटा, माइनस ए बाई बी, और ए बाई बी, माइनस ए बाई बी। लॉजिक समझो, रटना नहीं है। रट रट के फिजिक्स नहीं पढ़ पाओगे आप। इज इक्वल टू माइनस ए का वैल्यू दिया है एम, और बी का वैल्यू कितना दिया है 4m। तो ये हो गया -1/4, मतलब थीटा हो गया आपका, ये स्टैंडर्ड वैल्यू तो है ही नहीं, टेबल वगैरह होगी तो देख लेंगे, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दो। कॉस इनवर्स -1/4, it is the angle between vector a and vector b, it is the angle between vector a and vector b. Are you getting my point? अच्छा दूसरी बात, इसमें एक मल्टीपल करेक्ट भी बना सकता था क्वेश्चन। मल्टीपल करेक्ट में ये पूछता कि जो एंगल बिटवीन वेक्टर है, अब ये वैल्यू तो आ गई मेरे पास, टेबल वगैरह होगी तो एंगल भी आ जाएगा। यदि ये एंगल ना पूछता, तो वो ऐसे भी पूछ सकता था। क्या पूछ सकता था कि वो पूछ लेता कि जो एंगल बिटवीन वेक्टर होगा वो ग्रेटर देन 90 होगा या फिर लेस देन 90 होगा। तो ट्रू और फॉल्स में क्या पूछ सकता था, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज ग्रेटर देन इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। और ये स्टेटमेंट
ट्रू है या फॉल्स है ये भी पूछ सकता था। तो इसमें हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली भी देख सकते हो आप। लॉजिकली कैसे? लॉजिकली ऐसे देख सकते हो कि मुझे पता है कि ट्रायंगल लॉ में एंगल बिटवीन वेक्टर अल्फा बीटा से ज्यादा ही होता है हमेशा। एंगल बिटवीन वेक्टर अल्फा और बीटा से क्या होता है? ज्यादा होता है, क्योंकि हमें पता है बेटा कि यदि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, तो ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, और ये जो होगा ये एंगल बिटवीन वेक्टर होगा। तो जो थीटा होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा अल्फा से और बीटा से। इक्वल भी हो सकता है या इक्वल या ज्यादा हो सकता है। इक्वल कब होगा? जब आपका अल्फा और बीटा दोनों जीरो हो जाएं। तो ये हो सिचुएशन। अब यहां से उसने बोला है कि जो एंगल मेड बाई आर, जो आर वेक्टर है वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अब आर वेक्टर ए के परपेंडिकुलर मतलब अल्फा ही कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो थीटा 90 से तो बड़ा ही होगा ना। तो थीटा किससे बड़ा होगा? 90 से बड़ा होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा? जल्दी बोलो। ये स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। जल्दी बोलो, समझ में आया नहीं आया? क्योंकि इस क्वेश्चन के हिसाब से अल्फा ही 90 डिग्री है और मुझे पता है अल्फा हो या बीटा हो थीटा का वैल्यू उनसे तो ज्यादा ही होगा। समझ में आई बात कि नहीं? जल्दी बोलो। एक बार बोल दो, समझ में आया? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? एग्जाम्पल क्लियर है बेटा? नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और करते हैं। एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 में हमारे पास एक ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट और एक बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट। फाइंड, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला बेस, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर, जो ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम है। अल्फा फाइंड करना है, यूजुअल मीनिंग है, और बीटा फाइंड करना है। जल्दी बताओ फटाफट, फॉर्मूला यूज करो। और जो है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 90 डिग्री। जल्दी बताओ फटाफट, वैल्यू रखना है बस, फॉर्मूला बेस। और फिगर से भी कर सकते हो, इसीलिए मैंने
शॉर्टकट भी बता दिया था। एंगल 90 डिग्री है, एंगल 90 डिग्री है, तो यदि ये ए वेक्टर है तो 3 यूनिट है, ये बी वेक्टर है, ट्रायंगल अप्लाई कर लो, इसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है, तो ये जो बनेगा फ्री टेल से फ्री हेड की तरफ, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये एंगल हमें पता है 90 डिग्री, ये एंगल अल्फा, तो यहाँ से ये तो हाइपोटेन्यूज है, तो आर क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 5 यूनिट। दूसरा अल्फा, तो टेन अल्फा देख लो यहाँ से डायरेक्टली, टेन अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 4/3, याद कर लेना। 4/3 का मतलब होता है अल्फा हो गया 53 डिग्री, ये स्टैंडर्ड होता है, याद कर लेना 53 डिग्री। तो जो बीटा होगा वो बी के साथ बनाएगा, तो ये एंगल बीटा होगा, तो बीटा डायरेक्टली लिख सकते हो आप, तो बीटा जो होगा वो होगा 90 माइनस अल्फा। बीटा जो होगा बेटा वो क्या होगा, 90 माइनस अल्फा, तो वो कितना हो जाएगा, 37 डिग्री। तो ये आपका बीटा आ गया, सोच लो और फिर बताओ। तो ऐसा नहीं कि फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूले पे स्टिक रहना है, थोड़ा दिमाग लगाओ, जल्दी कैलकुलेशन होगी। ये समझ में आया नहीं आया, जल्दी बोलो। आ गया सर, आ गया। चलो आगे पहुंचते हैं। अब इसके क्वेश्चन कर लिए, बाकी मैं असाइनमेंट दे दूंगा, वहां से प्रैक्टिस करना। तो एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हो गया है, यूनिट वेक्टर वगैरह हो गया है। अब हम आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट हेडिंग है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर या प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ध्यान से सुनना। प्रोडक्ट में सबसे पहला डॉट प्रोडक्ट, डॉट बोलें या फिर बोलें स्केलर। प्रोडक्ट एक एक करके करते हैं। इसमें क्या है कि लेट, ये डेफिनेशन है, लेट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो ए है, बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी है, एंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। मतलब कहने का ये हुआ कि ये वेक्टर ए है,
ये वेक्टर बी है, लेंथ ए के बराबर है और इसका लेंथ बी वेक्टर का डायरेक्शन ये है और लेंथ बी के बराबर है। ये एंगल थीटा है। तो जो डेफिनेशन है डॉट प्रोडक्ट का वो है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर is equal to magnitude of A vector magnitude of B vector into cos of angle between them. Cos of angle between them. It is a definition of dot product. कहाँ से आया, कैसे आया, वो आपके सिलेबस में नहीं है, बस हमें ये डेफिनेशन याद रखना है। इसमें ये जो है इसको बोलते हैं डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर ये जो है ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना यदि नहीं पता तो। ये जो है ये है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। और थीटा के बारे में पता ही है, एंगल बिटवीन वेक्टर। और मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्केलर। मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, स्केलर नंबर है। कॉस थीटा भी एक नंबर है भाई, कॉस थीटा कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, वो भी एक नंबर है, उसको कोई डायरेक्शन तो है नहीं। तो अल्टीमेटली यदि मैं बात करूं तो ये जो आया ये है डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डेफिनेशन ऑफ डॉट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। अब मुझे पता है ए भी एक मैग्नीट्यूड नंबर है, बी भी एक मैग्नीट्यूड नंबर है, कॉस थीटा भी एक नंबर है। मतलब अल्टीमेटली देखा जाए तो हमें एज अ रिजल्ट जो क्वांटिटी मिल रही है वो एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। इसी को इसलिए नाम देते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो एज अ रिजल्ट वी गेट स्केलर क्वांटिटी। एज अ result we get scalar quantity। स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी एज ए रिजल्ट हमें मिलता है। ये बेसिक डेफिनेशन, सबका मीनिंग वगैरह क्लियर है कि नहीं है, ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट में या स्केलर प्रोडक्ट में एज अ रिजल्ट हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी। और ये इसका डेफिनेशन है। सबका यहाँ पर यूजुअल मीनिंग है, ए वेक्टर बी वेक्टर वो डॉट ऑपरेटर है, प्रोडक्ट ऑपरेटर है। ए स्मॉल ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, स्मॉल बी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो ये बेसिक डेफिनेशन है। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डॉट प्रोडक्ट का पता होना चाहिए। ये बहुत सारे एप्लीकेशन में यूज होगा आगे फिजिक्स में, जब हम निकालते हैं वर्क डन वगैरह निकालते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पर यूज होंगी। पावर निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे, वहाँ पर सब यूटिलाइज होगा इसका एप्लीकेशन। तो ये हमने ये पढ़ लिया। जल्दी बोलो, डेफिनेशन में कोई दिक्कत? यस और नो? अब जरा देखो, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे काफी कुछ चीजें हैं जो पूछा जा सकता है, पॉइंट के फॉर्म में हम डिस्कस करते चलते हैं। यदि मैं बात करूं कि ये आपका एक ए वेक्टर है, ये डेफिनेशन तो सबको याद रहता है, यहां से अब देखना ध्यान से। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ये क्या है, बी वेक्टर है। लॉजिक समझना, जल्दबाजी मत करना। ये बी वेक्टर है। यदि मैं ए वेक्टर पे बी वेक्टर की टेल से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं,
और यहां से रेज ऑफ लाइट डालूं, रेज ऑफ लाइट किसके परपेंडिकुलर, बी वेक्टर के परपेंडिकुलर। ये क्या है, रेज ऑफ लाइट। ध्यान से देखना, तो जो बी वेक्टर की शैडो बनेगी ए पे वो ये बनेगी, जल्दी बोलो, ये क्या है, शैडो। इसको एक्स नाम दे देता हूं। इट इज अ शैडो ऑफ बी वेक्टर ऑफ बी वेक्टर along ए वेक्टर। इसी को बोलेंगे प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर along ए वेक्टर। जल्दी बोलो, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बोलो, यस और नो। इमेजिन कर पा रहे हो, नो सर। नहीं इमेजिन किया। देखो ये मैंने क्या किया, ए वेक्टर पे बी वेक्टर को ये परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉप करवाया, कितना इमेजिन किया। अच्छा, बी वेक्टर को परपेंडिकुलर ड्रॉप करवाया। अब यहां से जो रेज ऑफ लाइट है, ये रेज ऑफ लाइट यहाँ पर डाला और यहाँ पर एक कोई ये रखा हुआ है, पोल रखा हुआ है, बी वेक्टर जो है, बी वेक्टर एक पोल रखा हुआ है। तो यहाँ पर उसकी शैडो ये बनेगी, ये बनेगी शैडो, बनेगी नहीं बनेगी, इतना बता दो। यस सर, यस सर। इसी शैडो को ही बोलते हैं प्रोजेक्शन। इसी शैडो को क्या बोलते हैं, किसकी शैडो है, ये बी वेक्टर की शैडो है। और किसके ऊपर है, ए वेक्टर के ऊपर है। ये बी वेक्टर की शैडो है और किसके ऊपर है, ए वेक्टर के ऊपर है, तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी। एक नया नाम दिया गया है, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। या ऐसे बोल सकता हूं, प्रोजेक्शन की जगह ये भी बोल सकता हूं मैं, कंपोनेंट। क्या बोल सकता हूं, सबका मतलब एक ही है, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। कौन सा कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। बात समझ में आई। अच्छा, इतना विजन किए, जैसे रिजॉल्व कर रहे थे वही मतलब है इसका। यस सर। अच्छा, अब इसका जरा मैथमेटिकली कैलकुलेशन करने की कोशिश करें, तो ठीक से देखना। मैं यहाँ पर कुछ नेमिंग कर देता हूं, इसे बोल देता हूं पी पॉइंट, इसे क्यू, इसे आर। तो ट्रायंगल पी क्यू आर देखो, ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में यदि मैं कॉस थीटा अप्लाई करूं, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस का लेंथ डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज का लेंथ। यही होगा नहीं होगा, जल्दी बोलो यार फटाफट, यस और नो। एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा बी कॉस थीटा। तो इससे बोलूंगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर, ऑफ बी वेक्टर along ए वेक्टर। कान खोल के बिल्कुल सुनना ठीक से। अच्छा, यदि मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो एक्स वेक्टर बोलूंगा उसको, और जो मैग्नीट्यूड तो एक्स के बराबर ही है, वो निकाल चुका हूं मैं, बी कॉस थीटा लेंथ, बी कॉस थीटा क्या है, लेंथ है।
यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये तो मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया x। अच्छा, और किसके अलोंग है? ए वेक्टर के अलोंग है। तो डायरेक्शन किसका होना चाहिए? ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा, क्योंकि ए वेक्टर की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है? ए का यूनिट वेक्टर। तो मैं इसको लिख सकता हूं b cos थीटा, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन किसकी होना चाहिए? ए वेक्टर की। तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो रिप्रेजेंट करेगा वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो ये है वेक्टर फॉर्म में हमने लिख लिया। अब वो अलग बात है कि ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए वेक्टर डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड। ऐसे अलग, वो बात अलग है कि मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो ये क्या है? वेक्टर कंपोनेंट। ये क्या है? वेक्टर कंपोनेंट या प्रोजेक्शन कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। जल्दी बोलो, समझ में आया नहीं आया? रटना नहीं है, प्रोसेस समझो। यस और नो, जल्दी बोलो तो मैं आगे बढ़ूं। यदि समझ में यस सर। नहीं आया तो मैं डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि ऐसे आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। यदि समझ में नहीं आया तो नहीं आया है, तो अभी भी डिस्कस कर सकते हैं। अब यहां पे एक चीज और देखें। हमने डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन देखा है, अभी देखा है डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन था डॉट प्रोडक्ट का? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, अभी देखा है डेफिनेशन, वो था ए बी कॉस थीटा। और यहाँ पर मैं यदि बी कॉस थीटा का वैल्यू देखूं, तो बी कॉस थीटा निकालने की कोशिश करूं तो मैं ए को इस तरफ ले आऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए। अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन पे बी कॉस थीटा की जगह मैं ये भी लिख सकता हूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए, डिवाइड बाई ए लिखूंगा। और एक ए ये ऑलरेडी यहाँ पर है डिनोमिनेटर में, एक ए ये ऑलरेडी है। तो नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, एक मिनट, इसको इक्वल करना है, ऐसे नहीं करना। तो इसी को इक्वल किया तो ये डिवाइड बाई ए स्क्वायर और ए वेक्टर, ऐसे भी लिख सकता हूँ इस एक्सप्रेशन को। तो मैंने बी कॉस थीटा का वैल्यू, ये जो वैल्यू था बी कॉस थीटा का, ये उठा के यहाँ रख दिया है। इस बी कॉस थीटा की जगह क्या लिख दिया है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए लिख दिया है। तो ये जो एक्सप्रेशन अब हो जाएगा ये, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है लिखने के, वो बस और कुछ नहीं। अब सिमिलरली यदि मैं नेक्स्ट पॉइंट में, अब आप लोगों को बोलना है यार, मैं समझा चुका हूं एक चीज। सिमिलरली यदि बिल्कुल उसी मैनर में, उसी तरीके से ये ए वेक्टर है,
या और अच्छे से समझ में आ जाए तो आप ऐसे ही लिख लो, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये एंगल थीटा है। अब मुझे ए वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए, तो ए वेक्टर जो रेज ऑफ लाइट है वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर डालूंगा। रेज ऑफ लाइट, तो जो प्रोजेक्शन बनेगा वो बी के ऊपर ए का वो ये बनेगा, वाई बोल देता हूँ। तो वाई को क्या बोलूंगा, प्रोजेक्शन या कंपोनेंट, प्रोजेक्शन या फिर कंपोनेंट ऑफ कौन सा वेक्टर, ए वेक्टर का कंपोनेंट, किसके अलोंग, बी के अलोंग, अलोंग बी वेक्टर। लिखने का तरीका, तो ये y का cos थीटा फिर अप्लाई करूं इसमें ट्रायंगल में, तो cos थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा बिल्कुल वैसा ही, cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस y, हाइपोटेन्यूज का लेंथ a, तो y क्या हो जाएगा, y हो गया a cos थीटा, बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन, बिल्कुल वैसे ही नाम करो, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर along b, along b वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो y वेक्टर लिखूंगा तो मैग्नीट्यूड तो a cos थीटा के बराबर होना चाहिए, और डायरेक्शन किसके along है, b के along है, तो b का यूनिट वेक्टर। वो अलग बात है कि अब फिर मैं a cos थीटा को इसी डेफिनेशन से, डॉट प्रोडक्ट वाली डेफिनेशन से, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, a cos थीटा को, a cos थीटा लिख सकता हूँ a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड बाई b लिख सकता हूँ। तो यहाँ से इसी एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड बाई b वेक्टर b स्क्वायर इंटू b वेक्टर, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो प्रोजेक्शन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्रोजेक्शन को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है और किसी का प्रोजेक्शन दूसरे को उसमें कैसे निकालते हैं। जल्दी बोलो, ये समझ में आया नहीं आया, यस और नो। जल्दी बोलो बेटा, कोई तो बोलो, सो गए सब। आ गया सर, आ गया। गुड। तो ये डॉट प्रोडक्ट और उसका प्रोजेक्शन वगैरह कैसे देखते हैं ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं, डॉट प्रोडक्ट का बेसिक डेफिनेशन देख लिया, और ये एक रिजल्ट और इसका देख लेते हैं, मतलब पॉइंट के फॉर्म में प्रोजेक्शन भी देख लिया हमने। हमने देखा डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन जो आया है हमारे पास, वो आया है ए वेक्टर, ये डेफिनेशन है हमारा, और ये हमें याद रखना है, डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। इसको ऐसे भी कई जगह हम लिख देते हैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए बी, मतलब ये रिजल्ट कई बार थीटा निकालने के लिए यूटिलाइज होता है, तो थीटा इज इक्वल टू लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स ए वेक्टर, बस सिर्फ लिख दिया है यहाँ पे, बाकी तो आप जैसे चाहो वैसे रीअरेंज कर लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये तो ये रिजल्ट कई बार थीटा एंगल निकालने के लिए भी यूटिलाइज होता है। यदि डॉट प्रोडक्ट पता है और इंडिविजुअल वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, तो इस रिलेशन से हम क्या फाइंड कर लेते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर फाइंड कर लेते हैं ये। अब डॉट प्रोडक्ट के अंदर ही डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, अभी तो मैंने मैग्नीट्यूड पता थे तो उनसे सारी चीजें कैलकुलेट करें। अब है
डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप, ध्यान से देखना, डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ, ज्यादातर दोनों यूज होंगे, ये वाले भी यूज होंगे, मैग्नीट्यूड पता है तो ऊपर जो अभी तक डिस्कस किया वो। अब यदि आई कैप जे कैप में तो कैसे करना है, डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप। ध्यान से देखना, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, कई लोगों को क्लियर नहीं होता है, मतलब रट लेते हैं लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। ध्यान से देखना, इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप। चलो, तो सबसे पहले तो आई कैप जे कैप के कैप के बारे में पता है। आई कैप जे कैप के कैप क्या है, जल्दी से नाम बोल दो, फटाफट बोल दो, क्या है आई कैप जे कैप के कैप, नाम बोलो। बोलो बेटा, आई कैप जे कैप के कैप क्या है ये? सर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, या सिंपली बोलूं तो यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, राइट। गुड। तो यहां से लेट्स से ये एक्सिस सिस्टम है, ये एक्सिस सिस्टम है, ध्यान से देखना, ये एक्सिस सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और इनके अपोजिट इनकी निगेटिव एक्सिस होती हैं। इधर आई कैप, इधर है जे कैप, इधर है के कैप। तो ये जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं, ये जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हैं, एक्सिस सिस्टम के हिसाब से मैं देख के एक चीज बता सकता हूं, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो और दीज आर द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये तो पता ही है, ऑर्थोगोनल का मतलब यही होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर का मतलब, चाहे आई जे की बात करूं, मतलब दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर की बात करूं, तो एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। मतलब यदि बात करूं एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन आई कैप एंड जे कैप की बात करूं, या फिर एंगल बिटवीन जे कैप के कैप की बात करूं, या फिर एंगल बिटवीन के कैप एंड आई कैप की बात करूं, या इनके नेगेटिव की भी बात करूं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब माइनस आई कैप एंड जे कैप की बात करूं, या फिर माइनस जे कैप एंड के कैप की बात करूं, या फिर माइनस के कैप एंड आई कैप की बात करूं, तो कितना रहेगा बेटा, 90 डिग्री रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, जल्दी बोलो। एक पॉइंट तो ये निकल के आया। दूसरा पॉइंट, यदि मैं एंगल बिटवीन, यदि मैं एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन आई कैप एंड आई कैप की बात करूं, मतलब सेम यूनिट वेक्टर की बात करूं, मतलब दो वेक्टर हैं ए और बी, ए वेक्टर का वैल्यू भी आई कैप है और बी वेक्टर का वैल्यू भी आई कैप है, मतलब दोनों यूनिट वेक्टर हैं और दोनों किसके अलोंग है, एक्स के अलोंग है। या फिर बात करूं जे कैप डॉट जे कैप, जे कैप एंड जे कैप की बात करूं, जे कैप एंड जे कैप,
या फिर के कैप एंड के कैप की बात करूं, या फिर इनके नेगेटिव की बात करूंगा तब भी कितना एंगल होगा, 0 डिग्री। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इमेजिन कर लिया? जल्दी बोलो, यस और नो में फटाफट बोल दो। या फिर मैं बात करूं एंगल बिटवीन माइनस आई कैप एंड आई कैप, और माइनस जे कैप एंड जे कैप, और माइनस के कैप एंड के कैप, तो 180 डिग्री होगा। ये तीनों पॉइंट क्लियर है। और मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये यूनिट वेक्टर हैं, ये पहले से पता ही है हमें, दीज आर द यूनिट वेक्टर। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड हो, या फिर जे कैप का मैग्नीट्यूड हो, या फिर के कैप का मैग्नीट्यूड हो, या फिर माइनस आई कैप का मैग्नीट्यूड हो, या फिर माइनस जे कैप का मैग्नीट्यूड हो, माइनस जे कैप का मैग्नीट्यूड हो, या फिर माइनस के कैप का मैग्नीट्यूड, क्योंकि सारे यूनिट वेक्टर हैं तो 1 यूनिट के बराबर रहेगा। ये भी बिल्कुल बात पक्की है। अब आ जाते हैं, ये सब रिजल्ट बाद में यूज होने वाले हैं इसलिए सब लिख के रख रहे हैं सारे। अब हम बात करें तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट है, बेसिक डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट है, पढ़ चुके हैं। अब हम आ जाते हैं, हमें निकालना है आई कैप डॉट आई कैप। मतलब मैंने दो यूनिट वेक्टर लिए हैं, दोनों सेम है, और डेफिनेशन अप्लाई करूं तो यहाँ पर ए वेक्टर भी आई कैप है और बी वेक्टर भी आई कैप है। इनका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 यूनिट, डेफिनेशन अप्लाई कर रहा हूँ। दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना है, 1 यूनिट, तो इंटू 1 यूनिट इंटू सेम वेक्टर है तो एंगल बिटवीन देम 0 डिग्री होगा, तो कॉस 0 डिग्री। तो ये वैल्यू अल्टीमेटली सब 1 1 है, तो 1 1 मल्टीप्लाई होंगे तो 1 ही आएगा, तो ये 1। सिमिलरली मैं बोल सकता हूं कि चाहे मैं आई कैप डॉट आई कैप करूं, या फिर जे कैप डॉट जे कैप करूं, या फिर के कैप डॉट के कैप करूं, या फिर माइनस आई कैप डॉट माइनस आई कैप करूं, या फिर माइनस जे कैप डॉट माइनस जे कैप करूं, या फिर माइनस के कैप डॉट माइनस के कैप करूं, तो जो वैल्यू आएगी वो 1 के बराबर आएगी। क्या ये आइडेंटिटी क्लियर है? जल्दी बोलो, क्योंकि एंगल बिटवीन देम इन दोनों में से किसी वेक्टर के बीच में 0 होगा और इनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड तो 1 1 है, तो ए बी कॉस थीटा का वैल्यू 1 ही आएगा। इतनी बात पक्की है, जल्दी बोलो। अब यदि बात करूं आई कैप डॉट जे कैप, या फिर जे कैप डॉट के कैप, या फिर के कैप डॉट आई कैप, या इनके नेगेटिव का भी ले लो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इनमें किसी भी आई जे की बात करूं तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। जे के की बात करूं तो एंगल 90 डिग्री है। तो बेसिक डेफिनेशन में देखो तो cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होगा। तो ए बी कुछ भी रहे, वैसे यहाँ ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 है। तो यदि एंगल 90 डिग्री है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो आपका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा। एक आइडेंटिटी ये क्लियर हो गई। मतलब कहने का ये है
एक नोट भी लिख लेते हैं यहाँ पर, इसको याद कर लो और ये कई बार क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करेगा। वो नोट ये है, इफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 90 डिग्री, या फिर इसका मतलब ये है कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर, कुछ भी मैग्नीट्यूड बना रहे वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ये रिजल्ट बहुत काम आएगा आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में। जल्दी बोलो, ये पॉइंट सारे क्लियर हैं बेटा? यस और नो? क्लियर है ये पॉइंट? Yes, sir. चलो, अब आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में करना है, तो लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप। बेसिक कंसेप्ट समझ लेना, इसका रिजल्ट याद करना बिल्कुल आसान है, बहुत लोगों को याद भी होगा, लेकिन बेसिक जरूर देख लो कैसे आता है वो, क्योंकि उससे फील आ जाएगी कि ऐसे ही नहीं है, एक प्रॉपर तरीका है। बी वेक्टर a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। डॉट प्रोडक्ट निकालना है हमें निकालना है ए वेक्टर डॉट ऑपरेटर बी वेक्टर, इसका वैल्यू चाहिए। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, अभी कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ए वेक्टर का वैल्यू यहाँ पर रख दे रहा हूं और बी वेक्टर का वैल्यू यहाँ पे उठा के यहाँ रख दे रहा हूं। तो मैंने ए वेक्टर का वैल्यू ए वेक्टर की जगह रख दिया, ए वेक्टर का वैल्यू ए वेक्टर की जगह रख देता हूं। तो ए वेक्टर की जगह a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप एक ही जगह रख दिया। डॉट ऑपरेटर है वैसे ही रख दिया और बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर का वैल्यू रख देता हूं। तो a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। ध्यान से सुनना, अब क्या करें, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करते जाएं। पहले दो ब्रैकेट को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इससे करेंगे फिर इससे करेंगे फिर इससे करेंगे एंड सो ऑन, दिस प्रोसेस चलता रहेगा। तो जैसे दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं वही कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। तो पहले मल्टीप्लाई करूँ तो a1 a2 और यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर आई कैप और ये डॉट ऑपरेटर है, तो ये डॉट ऑपरेटर और आई कैप प्लस। अब a1 को b2 से मल्टीप्लाई करूं तो a1 b2 और पहले आई कैप है फिर डॉट ऑपरेटर है और जे कैप प्लस a1 c2, तो ये आई कैप डॉट के कैप। मैंने पहले टर्म को दूसरे ब्रैकेट के सारे टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही अब दूसरा टर्म उठाएं तो b1 a2 और पहले जे है फिर आई है, तो जे कैप डॉट आई कैप प्लस b1 b2 जे कैप डॉट जे कैप प्लस b1 c2 जे कैप डॉट के कैप। दूसरा टर्म कर लिया, तीसरा टर्म को वैसे ही कर लेते हैं, c1 a1 c1 a2 और c1 a2 के कैप डॉट आई कैप प्लस c1 b2 के कैप डॉट जे कैप प्लस c1
C2 के कैप डॉट के कैप। दो ब्रैकेट को जैसे मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही मल्टीप्लाई करके रख दिया मैंने, कोई डेफिनेशन कुछ नहीं अप्लाई किया अभी। इतनी बात क्लियर हो गई। और मुझे पता है आई डॉट आई जे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इस टर्म का वैल्यू 0 हो जाएगा। जो भी डिफरेंट वाले डॉट प्रोडक्ट हैं इसका वैल्यू भी 0, क्योंकि ये 90 डिग्री है जे और के, आई और के बीच में, ये जे और के, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, जे और आई डिफरेंट वाले। यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, जितने भी डिफरेंट वाले हैं ये जी, और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आई डॉट आई 1 हो जाएगा, चेक कर लो। और जे डॉट जे भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और के डॉट के भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जब सारी वैल्यू में रखूं तो अल्टीमेटली जो बचेगा मेरे पास वो बचेगा A1 A2 और प्लस B1 B2 प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2। तो ये आ गया A वेक्टर डॉट B वेक्टर का वैल्यू। तो याद करना रिजल्ट बड़ा आसान है, क्योंकि याद करना तो सिंपल है। और डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो कोफिशिएंट को आई का आई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जे का जे के साथ मल्टीप्लाई कर दो और के का के के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका डॉट प्रोडक्ट डायरेक्टली आ जाएगा। जल्दी देख लो, ये डॉट प्रोडक्ट इतने में यहाँ पर हो गया है। कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो मुझे। राजश्री समझ में आया? यस सर। क्या बेटा, आ गया समझ में? यस सर। ठीक है। उदित, हाँ सर। आ गया? हाँ सर। ठीक। अब यहाँ पे अभी हमने कुछ रिजल्ट है वो डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेते हैं। अभी हमने देखा था जो डेफिनेशन है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर थीटा को लिख सकता हूँ निकालने के लिए कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए बी। और इनकी वैल्यू पुट करूँ तो कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आई कैप जे कैप पता है, तो ये जो है ये डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड पता है मुझे, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो हम ऐसे एंगल बिटवीन वेक्टर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इफ आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में एंगल सॉरी वेक्टर गिवन है। तो एक पॉइंट ये निकल के आया। दूसरा पॉइंट, डॉट प्रोडक्ट केस में देखा है हमने कि यदि डॉट प्रोडक्ट यदि म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो अभी हमने देखा था परपेंडिकुलर है तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये डायरेक्टली ये आइडेंटिटी याद कर सकते हो जो आपको हेल्प करेगी क्वेश्चन सॉल्विंग में। सोच लो, समझ लो, फिर बताओ। बाकी अब हमें क्वेश्चन ही करने हैं और कुछ नहीं। सारा कंसेप्ट यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ से शुरू किया था, ये डॉट प्रोडक्ट यहाँ से आई कैप जे कैप के फॉर्म में भी बता दिया है। और सिंपल तरीके से यदि मैग्नीट्यूड पता है
तो भी कैसे निकालते हैं वो भी हमने क्लियर कर दिया।